सरला सुबह सुबह अपने बेटे को नाश्ता दे रही होती है कि तभी सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सरला, क्या बात है, खाना पीना खिलाने और बनाने में ही लगी रहेगी क्या? हाँ हाँ, क्या करूँ। इसे कहती हूँ कि शादी कर ले तो भी ये सुनता नहीं है। कहता है कि अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। हाँ, बच्चे तो माँ बाप से यही कहते रहते हैं। अगर तेरी नजर में कोई अच्छी लड़की है तो मैं तो कहती हूँ ब्याह दे अपने बेटे को। हाँ, मैंने दीदी से बात की है। कह रही थी कि एक लड़की पढ़ी लिखी भी है और संस्कारी भी है। बस इतना ही चाहिए मुझे तो। वैसे अगर तुझे कोई आसपास में पसंद आए तो अपने बेटे की शादी करवा दियो। कह तो तू ऐसे रही है आसपास जैसे तेरी बेटी को बहू बना लूं मैं। अरे मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तू ही नहीं मानती है। सरला अपने बेटे का टिफिन पैक करके उसे देने के बाद किचन में जाती है, जहाँ पर विमला हॉल में बैठ जाती है। तभी सरला 2 कप चाय लेकर आती है। अरे सरला, तो इस उम्र में भी झटपट काम निपटा लेती है, और मुझे देखो, मेरे तो कमर का दर्द ही नहीं जाता। पिछले कुछ समय से तो मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है। क्योंकि तुझे पता है कि तेरी बहू है काम करने के लिए, और मुझे अभी कमर में दर्द भी हो जाए तो मुझे पता है कि काम मुझे ही करना है। और अगर दर्द आए भी ना तो उसे काम करके भगा देती हूँ मैं। वैसे क्या बनाया है खाने में? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है कुछ स्पेशल बना है सरला तेरे घर में। कभी मुझ गरीब को भी पूछ लिया कर। अरे तू तो जानती है कि महेश को कबाब कितना पसंद है। बस वही बना रही थी, और वो दिन रात ये कबाब खाए ना तो उसका मन नहीं भरता है। अब सरला विमला के लिए चिकन का बना हुआ गलोटी कबाब लेकर आती है, जिसकी खुशबू सूंघकर विमला से रहा नहीं जा रहा था। सरला, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। लेकिन मैं इतने दिनों से तुझसे गलोटी कबाब की रेसिपी पूछना चाहती थी, लेकिन तूने तो मुझे बताया ही नहीं। यार बता देना, कैसे बनता है ये कबाब? अरे ये मेरी नानी ने मुझे सिखाया था, और मेरी नानी ने मुझे गलोटी कबाब बनाने का तरीका जितने प्यार से बताया ना, उतने ही प्यार से मैं इसे बनाती भी हूँ। और खाने के बाद तो मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि ये मेरी नानी के हाथों से बनाया हुआ है। चल, तू बताना ही नहीं चाहती अपनी गलोटी कबाब की रेसिपी। कोई बात नहीं सरला, तू अगर नहीं बताएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे खाना तो तेरे घर ही आकर है ये गलोटी कबाब, वो भी तेरे हाथों का। और पूरे मोहल्ले में मैं इसी गलोटी कबाब के कारण फेमस हूँ, तू तो अच्छे से जानती है ना। अरे हाँ हाँ, मैं चलती हूँ। तू तो अब गलोटी कबाब की रेसिपी बताने से रही। इतना बोलकर विमला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन विमला के दिमाग में ये बात काफी समय से चल रही थी कि वो कैसे सरला से गलोटी कबाब की रेसिपी निकलवाए। लेकिन सरला अपनी नानी का दिया ये प्यार बांटना नहीं चाहती थी, और ऐसे ही समय बीत रहा था। हर 2 दिनों पर सरला अपने हाथों से अपने बेटे और पति के लिए गलोटी कबाब बनाया करती थी। एक रोज सुबह के समय महेश कबाब खाते हुए अपनी माँ के हाथों को पकड़ कर कहता है, माँ, आपके हाथों का स्वाद किसी के हाथों में नहीं आ सकता है। और सच कहूँ ना तो आप तो एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट। लेकिन ये आपके हाथों पर क्या हुआ है? अरे ये तो जल गया गलोटी कबाब बनाते हुए। ये छोड़ और बता, लंच के लिए भी कबाब ही पैक कर दूं? माँ, आप खाना बनाते हुए अपना हाथ जलाकर बैठ गई और कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ है। माँ, मुझे काफी समय से आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलना, कोई बात हुई है क्या? तू परेशान क्यों हो रहा है? बोल महेश, क्या बात है? वो माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ उससे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना कि आप पहले उसे स्वीकार करें, उसके बाद शादी करो उससे। अरे पागल, पहले क्यों नहीं बताया तूने? कौन है, कहाँ की है, कुछ तो बता। मैं तो धन्य हो गई। हे प्रभु, आपने तो मेरी सुन ही ली आखिरकार। माँ, वो तो हमारे आसपास रहती है और मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ। आसपास की तो तू ऐसे कह रहा है जैसे बिमला की बेटी तुझे पसंद आ गई हो। हाँ हाँ माँ, वो विमला काकी की ही बेटी है, पिंकी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब तू अपनी माँ से मजाक भी करेगा? चल बता, कौन है वो लड़की? वैसे बिमला की बेटी को देख तो उसे दोबारा देख लूं ना तो मुझे दौरे पड़ने लग जाते हैं। जैसी विमला है ना, उससे भी ज्यादा बदतर है उसकी बेटी तो। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक से हटकर। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो विमला आंटी की बेटी पिंकी है। हे प्रभु, ये क्या कर दिया आपने? बहू मांगी थी, आपने तो चुड़ैल ही थमा दी। माँ, आपको जल्दी से फैसला करना होगा, और मैं ये भी चाहता हूँ ना कि पिंकी इस घर में बहू बनकर आए। और माँ, मैं आपको अपने दिल की बात बता चुका हूँ, अब आप देख लो क्या करना है। अगर तू मुझे कहता ना कि माँ मुझे लड़के से शादी करनी है तो मैं उससे भी तेरी शादी खुशी खुशी करवाती। तेरी उम्र की बड़ी लड़की से भी तेरी शादी करवाती थी। लेकिन तूने तो कह दिया कि विमला की बेटी से शादी करनी है। वो तो विमला से भी 10 कदम आगे है। घर की बात घर में नहीं रहेगी ना तो घर में शांति भी नहीं रहेगी।
महेश की जिद थी कि उसकी माँ उसकी शादी उसकी पड़ोसन विमला की बेटी से करे, और होता भी ऐसा ही। सरला अपने बेटे की जिद के आगे अपने घुटने टेक देती है और हार कर वो अपने बेटे की शादी पिंकी से करवा देती है। माँ, पिंकी खाना बनाएगी, आप हॉल में जाके बैठो। अब वो इस घर की बहू है तो सारा काम तो वही करेगी ना। हाँ माँ जी, आप हटिए किचन से, मैं घर का सारा काम करती हूँ। तुझसे अपने घर में तो कभी काम हुआ नहीं और तू मेरे घर को संभाल लेगी। मैं किचन में खाना बना लेती हूँ, तू बाकी के काम निपटा ले। माँ जी आप हटिए, मुझे ही खाना बनाने दीजिए, क्योंकि इन्हें मेरे हाथों का ही गलोटी कबाब खाना है। हाँ क्यों नहीं बहू, बना ले फिर तू, मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। लेकिन माँ जी किचन में आपका होना भी जरूरी है, क्योंकि बेस्ट गलोटी कबाब की रेसिपी आपको ही आती है। ओ तो अब समझी कि तूने मेरे बेटे से शादी इसलिए की है ताकि तू मुझसे गलोटी कबाब की रेसिपी जान सके। माँ, आप भी ना। अरे जब वो खाना बनाएगी तो उसे पता होना चाहिए ना कि गलोटी कबाब कैसे बनता है, तो रेसिपी दे दो ना। तू क्यों बीच में कूद रहा है? अभी से तो तू जोरू का गुलाम होता नजर आ रहा है। अच्छा होगा शांत बैठकर अपनी माँ और जोरू की बहसबाजी देख। ये बहस चल ही रही होती है कि वहाँ पर विमला भी आ धमकती है और अपनी पड़ोसन और समधन सरला को अपनी बेटी से बहस करते हुए देख लेती है। अरे आज मेरी बेटी की शादी को पूरा दिन भी नहीं हुआ है और तू है कि अपनी पड़ोसन होकर भी अत्याचार कर रही है मेरी बेटी पे। और मुझे तो अब समझ आया है कि तेरी बेटी को यहाँ बेचने की वजह क्या थी तेरी। अरे तू कहना क्या चाहती है? देख सरला, मैं अपनी बेटी की जिद के आगे हार गई हूँ, वरना तेरे बेटे की जैसी शक्ल है ना, उस हिसाब से तो मैं उसकी अपनी बेटी से शादी नहीं करवाती। वो मेरे घर का दामाद क्या, मेरे घर का नौकर भी बनने के लायक नहीं है। और तेरी बेटी कौन सी हूर की परी है? मैंने अपने बेटे को मना किया था कि एक पल को तू लड़के से शादी कर ले, घर बसा ले, लेकिन विमला की बेटी तेरे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे आप लोग लड़ बाद में लेना, अभी मुझे कोई भी गलोटी कबाब की रेसिपी बताएगा। अरे रे, मेरी बेटी कितनी समझदार है, और सरला तू है कि पहले दिन ही मेरी बेटी को ताने मार रही है। सरला पिंकी को गलोटी कबाब की रेसिपी बताने से मना कर देती है, तो पिंकी भी जैसे तैसे गलोटी कबाब बनाती है, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आता, जिसे खाते ही महेश पिंकी पर भड़क जाता है। छी, ये क्या बनाया तुमने? अरे माँ के हाथों के बनाए हुए कबाब की ना बात ही कुछ और है। देखिए, आप मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, क्योंकि मुझे भी आपसे शादी करने का शौक नहीं था। वो तो मैं आपकी माँ के हाथों की गलोटी कबाब की रेसिपी की वजह से यहाँ फंस गई हूँ। क्या तूने मेरे बेटे से सिर्फ रेसिपी के लिए शादी की है? ये तो माँ बेटी ने सही नहीं किया। अरे इसी चक्कर में तो मैं इनके प्यार में पड़ चुकी हूँ, अब उसका क्या? मुझे तो रेसिपी से ज्यादा इस बात की टेंशन हो रही है कि अब मेरा क्या होगा। जो भी तूने अपनी माँ की बातों में आकर किया ना, वो तो सही नहीं है, लेकिन इस बात को तो तुझे स्वीकार करना ही होगा कि तू महेश से प्यार करती है, क्योंकि कबाब बहुत अच्छी बनी है। बस हम तो तुझसे बात निकलवाना चाहते थे और वो हमारे सामने है। अब विमला को गलोटी कबाब की रेसिपी तो नहीं मिल पाती, लेकिन पिंकी भी अब पूरी तरीके से सरला की बहू बनकर रह जाती है। दमयंती अपनी बेटी रवीना से बात कर रही होती है और अपनी पुश्तैनी साड़ी उसे दिखाते हुए बोलती है, ये देख, हमारी पुश्तैनी साड़ी है, मुझे ये मेरी सास ने दी थी। मैंने शादी के बाद जो फंक्शन होता है ना, उसमें पहनी थी। मेरी सास की साड़ी है ये। माँ आपने ये मुझे तो पहले कभी नहीं दिखाई, अब तक कहाँ रखी थी आपने? अब तक इसलिए रखी थी, क्या करना है, आज साफ सफाई कर रही थी तो नजर पड़ गई। अच्छा, तो अब क्या काम है इसका? रख दो ना वापस ये साड़ी, आप मुझे मेरी शादी में दे देना, बहुत प्यारी लग रही है। नहीं, ये साड़ी मैंने अपनी बहू के लिए रखी है, पुश्तैनी साड़ी। अब सास की सास से मिली है, तो अब इस साड़ी का अगला नंबर तो बहू का है ना, इसलिए उसे ही दूंगी। क्या माँ, आप भी ना, अभी तक भाभी आई नहीं है और आप अभी से उनकी तरफ हो गई। अपनी बेटी को तो पूछ भी नहीं रही हो। पता नहीं तब क्या होगा जब भाभी आ जाएंगी। ऐसी बात नहीं है, अब जैसे हमारी पुश्तैनी साड़ी बहू को मिलेगी, वैसे ही तेरी शादी के बाद भी तेरी सास ने कुछ लिया होगा, उस पर तो केवल तेरा ही हक होगा ना, इसीलिए इस साड़ी पर मेरी होने वाली बहू का हक है। कोई बात नहीं, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही साड़ी चाहिए, आप ला सकती हो ना। देखो इसका कपड़ा कितना अच्छा है, इतनी पुरानी साड़ी है लेकिन अभी भी बिल्कुल नई लग रही है। हाँ वो तो इसलिए ना, क्योंकि ये जब साड़ी ली थी तब ये बहुत महंगी थी, अब तो पता नहीं कितने की आएगी। अब की साड़ी में वो बात कहाँ, पहले की चीजें काफी अच्छी होती थी। लेकिन भाभी को अगर ये साड़ी पसंद नहीं आई तो आप क्या करोगी? तब तो मुझे ही देना है ना। अब उन्हें पसंद नहीं आई तो क्या ही कर सकते हैं ना। अरे ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगी,
बहू मेरी पसंद की होगी तो उसे मेरी पसंद की चीजें भी पसंद होंगी ना। हाँ हाँ, वो तो भैया को ही पता होगा ना किसके पसंद की बहू होगी। कुछ कहा तूने? जरा जोर से बोल, क्या बोल रही है? कुछ भी तो नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ, आपको बहू की इतनी आस है ना तो बहू ले आओ ना। मैं भी अपनी भाभी के साथ थोड़ा समय बिताऊं, कोई लड़की तो देखो। दमयंती अपनी होने वाली बहू को अपनी पुश्तैनी साड़ी देने के लिए बहुत ही बेताब थी। यहाँ दमयंती अपनी बहू की आस लगाए होती है। वहाँ दमयंती का बेटा अक्षय एक अमीशा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और उसे शादी भी कर लेता है, जिसके बाद वो अमीशा को घर लेकर आता है और अपनी माँ से मिलवाते हुए बोलता है, माँ, ये अमीशा है, मेरे ऑफिस में ही काम करती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आप इस शादी के लिए मानती नहीं, इसलिए मजबूरी में हमें शादी करनी पड़ी। तुझे जरा सी शर्म नहीं आई? अपनी माँ के बिना ही शादी कर ली। अब क्या लेने आया है यहाँ? शादी की है तो वहीं रहता ना अपनी बीवी के साथ, माँ की क्या ही जरूरत है। माँ, कैसी बातें कर रही हो? आपकी बहू को यहीं तो लेकर आऊंगा ना मैं, और कहाँ लेकर जाऊंगा? तुझे पता है कि मुझे अपनी बहू से कितनी आस थी, फिर भी मुझसे बिना पूछे शादी कर ली। तेरी बीवी होगी है लेकिन मेरी बहू नहीं है। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ आपको कि हमारी शादी से बहुत ठेस लगी है, लेकिन हम आपको दुख नहीं देना चाहते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। लो, आए हुए घंटा भर नहीं हुआ और जुबान चलाना शुरू। तू लाया है ना अपनी बीवी को, तो ले जा, जाकर इसे अपने कमरे में। मुझसे क्या बातें कर रहे हो? दमयंती इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। दमयंती को अमीशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी होने वाली बहू से बहुत आस थी और बहू उसकी पसंद की नहीं आई थी। इसीलिए उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। लेकिन अमीशा हार नहीं मानती है और वो दमयंती का दिल जीतने की कोशिश करती है और वो अपनी पहली रसोई में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। वहाँ सब आते हैं खाना खाने। सबको अमीशा के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद रवीना अमीशा और अपनी माँ से बोलती है, माँ, भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, आप उन्हें शगुन के तौर पर अपनी वो पुश्तैनी साड़ी दे दो। पुश्तैनी साड़ी है, वो तो ऐसे ही थोड़ी ना मैं किसी को भी उठाकर दे दूंगी। माँ, आप भी क्या बोल रही हो? वो कोई और थोड़ी ना है, आपकी ही बहू है। और आपने ही तो बोला था ना कि आप अपनी बहू को ही अपनी पुश्तैनी साड़ी दोगे, तो अब मना क्यों कर रही हो? हाँ, बोला था मैंने, लेकिन ये भी तो बोला था ना कि अपनी पसंद की ही बहू लाऊंगी। लेकिन इसमें तो पता नहीं क्या जादू किया है मेरे बेटे पर, उसने इससे शादी कर ली। माँ, भाभी यही खड़ी है, आप ऐसा कैसे बोल रही हो? उन्हें बुरा लग सकता है ना। अब तो हो गई शादी, तो मुंह बनाने से क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, किसी को मेरी पड़ी ही कहाँ है। मैं मुंह बनाऊं या कुछ भी करूं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। माँ, आप क्यों तिल का ताड़ बना रही हो? इतनी बड़ी बात नहीं है। रवीना, रहने दो। माँ जी हम दोनों से अभी नाराज हैं, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वो मान जाएंगी। कोई बात नहीं माँ जी, जब आपका मन हो तब भी अपनी पुश्तैनी साड़ी देना। दमयंती अमीशा को ताने देती रहती है, लेकिन अमीशा दमयंती की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है और दमयंती को खुश करने में ही लगी रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन दमयंती अमीशा से कभी भी खुश नहीं होती है। कुछ दिनों बाद अमीशा पूरे घर की सफाई कर रही होती है। अपना कमरा साफ करने के बाद वो अपनी सास का कमरा साफ करने के लिए जाती है। वहाँ साफ सफाई करते हुए उसे पुश्तैनी साड़ी दिखती है। वो पुश्तैनी साड़ी को देख ही रही होती है कि वहाँ दमयंती आ जाती है और अमीशा को पुश्तैनी साड़ी के साथ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या है? तुझे मेरे कमरे में आने के लिए किसने बोला? और ये मेरी पुश्तैनी साड़ी के साथ तू क्या कर रही है? माँ जी मैं तो कमरा साफ करने आई थी, तो ये साड़ी देखी, बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए देखने लग गई। हाँ हाँ, साफ करने ही तो तू आई है घर, लेकिन मुझे अच्छे से पता है तू यहाँ करने क्या आई है। आज तो आ गई मेरी इजाजत के बिना, दोबारा कभी आगे से आ गई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन माँ जी मैं सच में यहाँ साफ करने आई थी। महीने में एक बार तो पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी ही चाहिए ना, इसलिए बस आई थी और कुछ नहीं। माँ जी रहने दे, अच्छे से जानती हूँ। पहले तो इस घर में आ गई और अब मेरे कमरे में भी। चल अब जा यहाँ से। जितनी भी साफ सफाई करनी होगी ना, उसके लिए रवीना है, तेरी कोई जरूरत नहीं है। दमयंती इतना बोलकर उसे अपने कमरे से निकाल देती है। दिन पर दिन निकल रहे थे, लेकिन दमयंती का गुस्सा अपनी बहू के लिए कम ही नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद
रवीना की भी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। ऐसे ही एक दिन दमयंती की पड़ोसन शांति वहाँ आती है और अमीशा से बात करते हुए बोलती है। बहू, तेरी सास दमयंती कहाँ है? मैंने उसे अपने घर बुलाया था कीर्तन में और तुझे भी बोला था लाने को। उसने तो बताया ही होगा ना? नहीं आंटी, माँ जी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन थोड़ी देर में आती ही होंगी। यहीं पास में गई होंगी वो। तू जितनी भोली है ना, तेरी सास उतनी ही टेढ़ी है। उसने जानबूझकर नहीं बताया होगा तुझे। ये क्या बोल रही हो आप? माँ जी के दिमाग से निकल गया होगा। अरे तेरी सास को तुझसे ज्यादा जानती हूँ मैं। आए दिन तो वो तेरे बारे में बुराई करती रहती है। अभी तक तो तुझे अपनी बहू भी नहीं माना है उसने। हाँ तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगी वो तो। तेरी सास बहुत घटिया औरत है। एक बार जो उसकी आंखों में खटक जाए फिर तो बस उसकी शामत ही आई है। मैं तो सोचती हूँ कि तेरा क्या होगा। ज्यादा ही बोल रही हैं आप। मेरी सास बहुत ही अच्छी है और मेरा ध्यान रखने के लिए है वो यहाँ मेरे साथ। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी जितनी अपनी सास की सगी बन रही है ना, बाद में उतना ही पछताना पड़ेगा। मैंने ना ही आपसे सलाह मांगी है और ना ही चाहिए। आप मेरी माँ जी के खिलाफ कुछ मत बोलिए, ठीक है ना? अमीशा शांति को वहाँ से जाने को तो बोल देती है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी दमयंती सारी बातें सुन लेती है और अंदर आकर अपने कमरे से अपनी पुश्तैनी साड़ी निकाल कर लाती है और अमीशा से बोलती है। बहू मुझे माफ कर दे। आज तक तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया और फिर भी तू किसी से मेरी बुराई ना करके मेरे लिए बोल रही थी। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? आपकी थोड़ी ना कोई गलती है और मैं अपनी सास के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती। बहू, हमारी पुश्तैनी साड़ी की असल हकदार तो तू ही है, ये ले। दमयंती अपनी पुश्तैनी साड़ी अपनी बहू को दे देती है और उसके बाद कभी फिर अपनी बहू को ताने नहीं देती है। आशा की सास सरोजनी आंगनवाड़ी में काम करती थी, जिसके चलते उसका ज्यादा से ज्यादातर समय बाहर ही निकलता। वो अपने घर में टाइम नहीं दे पाती और अपनी सास की आंगनवाड़ी की नौकरी से आशा बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके चलते उसके पूरे घर की और अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी उसे अकेले उठानी पड़ती थी, जिसकी वजह से दोनों में हमेशा बहस हुआ करती। ऐसे ही एक रोज आशा किचन में काम कर रही थी, तभी उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो हॉल में बैठी अपनी सास के पास आकर कहती है। माँ जी, जरा कमरे में जाकर मुन्ने को उठा लाइए, वो बहुत रो रहा है। जरूर उसे भूख लगी होगी। बहू, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे आंगनवाड़ी जाने के लिए लेट हो जाएगा। वहाँ भी मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। मैं तो यहाँ बैठी चाय का इंतजार कर रही थी। मैंने तो सोचा तू चाय देने आई है, लेकिन तू तो मुझे यहाँ ऑर्डर देने आई है। माँ जी, आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ किचन में, इसीलिए आपको बोल दिया कि बच्चे को उठा लाइए। आखिरकार वो आपका भी तो पोता ही है। हाँ बिल्कुल है, मैंने कब मना किया? और मैं उससे बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं तेरी बस इतनी मदद कर सकती हूँ कि तू मेरे लिए चाय मत बना, मैं आंगनवाड़ी में ही पी लूंगी। कैसी सास है कि अपनी बहू की मदद नहीं कर सकती, चाय पीना छोड़ सकती है। इनके जैसा कामचोर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। आंगनवाड़ी जाकर दूसरे बच्चों को संभाल सकती है, लेकिन थोड़ी देर घर के बच्चों को नहीं। अब तू यहाँ बुद्ध बन के मत खड़ी रह, जाके मुन्ने को संभाल। मैं आंगनवाड़ी चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सरोजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आशा भागते हुए अपने कमरे में आती है और अपने पति अमित को कानों पर तकिया लगाकर सोते हुए देखकर वो बच्चे को गोद में उठाकर गुस्से में कहती है। एक काम करो, 2-4 तकिए उठाकर ना और लगा लो अपने आसपास, ताकि तुम्हारे कानों में आवाज न जाए। अरे 2 मिनट बच्चे को उठाकर चुप करवा के मेरी मदद नहीं कर सकते क्या? बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की होती है, उसी ने ठेका ले रखा होता है। क्या यार, पहले तुम्हारा ये मुन्ना नहीं सोने देता, दूसरा तुम नहीं सोने देती हो। सुबह सुबह क्यों फट रही हो बम की तरह? कौन सा भूचाल आ गया, बताओ। हद ही हो गई। अरे कैसे पति हैं आप? यहाँ लोग अपनी पत्नी के लिए क्या क्या नहीं करते, और एक आप हैं, सुबह सुबह बच्चे को संभालने में जरा मदद नहीं की जाती। अच्छा, अब तुम्हारा मन है मैं सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने की जगह आया वाला काम करूं? देखिए, अपने बच्चे को संभालना आया का काम नहीं होता। क्या आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं? प्यार करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमेशा उसे लिए घूमूं और मुझे बच्चे संभालना नहीं आता है। ये तुम लोगों का काम है, मेरा नहीं। और तुम 2 औरतें मिलकर एक बच्चे को नहीं संभाल सकती हो क्या? 2 औरतें मत कहिए, आपकी माँ का सारा समय आंगनवाड़ी में ही चला जाता है।
मैं तो घर में अकेली ही बचती हूँ। तो आप ही बताइए, घर संभालूं, बच्चा संभालूं या क्या करूँ? देखो यार, ये तुम जानो या माँ जाने, ये घर के मामले में मुझे मत खींचो। वैसे ही मेरे पास ऑफिस की बहुत टेंशन है। अमित इतना कहकर बाथरूम में चला जाता है और कुछ समय बाद तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन कोई भी आशा की परेशानी नहीं समझता। सभी लोग अपने अपने कामों में मस्त रहते। ऐसे ही एक रोज आशा अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसकी सहेली रूपाली का कॉल आता है और वो कहती है, और मैडम, कहाँ रहती हो तुम? जब से तुम्हारा बेबी हुआ है तुम तो अपने दोस्तों को भी ऐसे भूल गई हो जैसे जानती ही नहीं हो। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। यार रूपाली, ऐसी बात नहीं है, और फोन मैसेज तो तब करूंगी ना जब मेरे पास टाइम होगा। मेरा सारा टाइम मेरे बच्चे को संभालने और घर के कामों में निकल जाता है। खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता मुझे तो। यार ऐसा भी क्या बिजी होना, तेरी सास भी तो है, वो तेरी कोई मदद नहीं करती क्या? अरे तुझे नहीं पता, मेरी सास घरेलू सास नहीं, आंगनवाड़ी वाली सास है, तो उन्हें आंगनवाड़ी से फुर्सत ही कहाँ है। खैर तू ये सब छोड़, तू बता आज कैसे फोन किया? यार मैंने तुझे इसलिए फोन किया था कि तेरे साथ थोड़ी शॉपिंग कर सकूं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा मॉल खुला है और सब कुछ बजट में मिल रहा है वहाँ। चलना, चलते हैं। यार मन तो मेरा भी है कि चलूं, लेकिन मुन्ने को कौन देखेगा? तो घर में ही इतनी बिजी हो गई है कि दिन भी भूल जाती है। आज संडे है, तेरी सास आज भी जाएगी क्या आंगनवाड़ी? उन्हीं को दे दे थोड़ी देर के लिए मुन्ने को। तो सही कह रही है, रुक जा, मैं माँ जी से पूछकर बताती हूँ, दोबारा कॉल करती हूँ। आशा इतना कहकर अपनी सास सरोजनी के कमरे में जाती है और देखती है कि वो पहले से ही तैयार होकर खड़ी है, जिसे देखकर वो कहती है, माँ जी आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बहू, वो आंगनवाड़ी में कुछ काम था, वहीं जा रही हूँ। लेकिन माँ जी आज संडे है। हाँ तो क्या हुआ, चाबी तो मेरे पास ही रहती है ना आंगनवाड़ी की, तो मुझे काम था इसलिए जा रही हूँ। वैसे तू क्यों पूछ रही है? वो माँ जी, मुझे अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाना है। अगर आपको जरूरी ना हो तो आप रुक जाइए, जल्दी आ जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, मेरा काम बहुत जरूरी है। और तुम शॉपिंग पर जाकर क्या करोगी? मुन्ने का ध्यान रखो, कभी और चली जाना। सरोजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आशा अपनी दोस्त रूपाली को दोबारा कॉल करके सारी बात बताते हुए मना कर देती है और दोबारा से अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद रूपाली हाथों में बहुत सारे पैकेट लिए घर आती है, जिसे देखकर आशा कहती है, तो यहाँ कैसे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले तो तू कॉल पे बात कर रही थी और अब मेरे सामने बैठी है। और ये सब क्या है? तेरे मना करने के बाद अकेले ही जाना पड़ा मॉल। वहाँ तेरी पसंद का सामान देखा था, खरीद लिया। सोचा तुझे दे भी दूं और कुछ दिखा भी दूं। तेरी सास कौन सी आंगनवाड़ी में गई है तुझसे झूठ बोलकर? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ, ये देख, तेरी सास तुझसे झूठ बोलकर खुद मॉल घूम रही है अपनी पड़ोसन के साथ। ये है उनका संडे का आंगनवाड़ी। रूपाली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास का झूठ जानकर आशा को बहुत दुख होता है, लेकिन सरोजनी के आने के बाद भी वो उससे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय निकलता है और समय के साथ मानो आशा की जिंदगी बच्चे और घर में ही फंस कर रह गई थी। उसकी सास को अपनी आंगनवाड़ी से फुर्सत नहीं थी और पति को ऑफिस से। ऐसे ही थोड़ा समय और निकलता है। तभी एक रोज आशा के बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी वो उसे लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास को जगाते हुए कहती है, माँ जी थोड़ी देर मुन्ने को संभाल लीजिए, मैं बस इसके लिए काढ़ा बना लाऊं। हाय हाय बहू, ये आधी रात को कितना शोर मचवा रही है। चुप करा अपने बच्चे को, सोने नहीं दे रहा। लेकर जा इसे, मैं नहीं देखने वाली हूँ। वैसे ही मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, बच्ची खुशी कसर ये पूरी कर रहा है। माँ जी बस थोड़ी देर लगेगी मुझे, मुन्ने को बुखार है, मैं बस अभी आती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ले जा इसे अभी के अभी। पूरा दिन आंगनवाड़ी के बच्चे सर में दर्द करते हैं, रात में तू इसे लेकर आजा, सोने मत दे मुझे। जा ले जा इसे यहाँ से। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर आशा बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है और जैसे तैसे करके अपने बच्चे को चुप करवा कर सुला देती है। और अगले दिन सबके उठने से पहले अपना सामान पैक करके हॉल में एक लेटर रख के अपने मायके चली जाती है। कुछ समय बाद सरोजनी आंगनवाड़ी जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है तो उसकी नजर लेटर पर जाती है, जिसे पढ़ते ही
वो अपने बेटे अमित को आवाज देकर बुलाती है और उसके हाथों में लेटर देकर कहती है, बेटा बहू तो घर छोड़कर चली गई। बताओ ऐसे कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या बिना बताए? अब हम क्या करें? देखा माँ, आपकी इस आंगनबाड़ी के चक्कर में आशा घर छोड़कर चली गई। गलती हमारी है, हमने कभी समझा ही नहीं कि वो अकेली क्या क्या संभालती है। आपने अपनी आंगनबाड़ी तो संभाल ली, लेकिन बड़े होने के नाते घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई आप। अपने बेटे की बात सुनकर सरोजनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू के मायके जाती है और उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगकर अपने घर वापस लाती है। साथ ही अपनी आंगनबाड़ी के साथ अपने घर की जिम्मेदारियों को भी दिल से निभाने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।